नमस्कार और गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। 12वीं कक्षा का गणित विषय का अपन तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में अभी तक अपन पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है और मैट्रिक्स के अंदर अवयवों को किस प्रकार से लिखा जाता है। उसके अलावा दूसरे वीडियोस में अपन ने पढ़ा था कि मैट्रिक्स के क्या क्या प्रकार हैं, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला अपन ने पढ़ा था स्तंभ अवयव। कौन सा पढ़ा था? स्तंभ अवयव। अवयव कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्रकार पढ़ा था स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव क्या था? अगर कोई भी ए मैट्रिक्स है तो उसके अंदर इसी तरीके से स्तंभ अवयव को पढ़ा था। मतलब क्या होता है स्तंभ अवयव का कि जिस अवयव के अंदर केवल एक ही स्तंभ हो और एक ही क्या होना चाहिए, स्तंभ होना चाहिए, लेकिन पंक्तियां कितनी भी हो सकती है। तो देखो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या और ये स्तंभ की संख्या है। हमेशा स्तंभ की संख्या क्या रहेगी? एक, और पंक्तियों की कुछ भी हो सकती है। तो अपन ने स्तंभ अवयव पढ़ लिया था। उसके अलावा सेकंड नंबर अपन ने पढ़ा था पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव में क्या पढ़ा था कि केवल एक ही पंक्ति होगी। क्या होगी? केवल एक ही पंक्ति होगी। स्तंभ अभी कितने भी हो सकते हैं। तो इसको किस तरीके से डिनोट किया था? AIJ, ठीक है। इधर क्या होगा? 1 और ये हो गया n। क्या मतलब है कि स्तंभ तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा पंक्ति कितनी होगी? एक ही। और जो तीसरा प्रकार पढ़ा था वो था वर्ग अवयव। क्या पढ़ा था अपन ने? वर्ग अवयव। वर्ग अवयव में क्या होता है? हमेशा पंक्ति का नंबर और कॉलम का नंबर हमेशा कितना होता है? बराबर होता है। हमेशा जितने पंक्ति होगी उतने ही कॉलम होंगे, जितने कॉलम होंगे उतने ही पंक्ति होगी। जैसे इसमें देखो 3 पंक्तियां 3 कॉलम, इस तरीके से। ये 3 प्रकार तो अपन ने पढ़ लिए थे। अब आते हैं चौथे प्रकार पर। क्या था चौथा प्रकार? चौथा प्रकार है विकर्ण अवयव। चलिए चौथा प्रकार पढ़ते हैं अपन, विकर्ण अवयव। क्या होता है विकर्ण अवयव? देखिए डेफिनेशन लिखी है कि एक वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है यदि उसके विकर्ण के अतिरिक्त से सभी अवयव शून्य हो जाए। सबसे पहले इस चीज पे गौर करो। ये क्या दे रखा है कि यह एक वर्ग अवयव, एक पहले तो अवयव जो होना चाहिए वो वर्ग अवयव होना चाहिए। कोई वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाएगा। विकर्ण अवयव छोड़ो, सबसे पहले बोल रहे हैं कि होना कौन सा चाहिए? वर्ग अवयव। और वर्ग अवयव की क्या खासियत है? क्या खासियत है वर्ग अवयव की? कोई भी मैट्रिक्स है m × n की, तो वर्ग अवयव कब कहलाता है? जब m बराबर n हो। मतलब अगर m 3 है तो n भी 3 होगा। मतलब ये क्या होगी? 3 × 3 की मैट्रिक्स। अगर m 4 है तो ये भी 4 होगी। तो ये क्या होगी? 4 × 4 की मैट्रिक्स। इसी प्रकार अगर 3 की होगी तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखो 3 रो है और 3 ही कॉलम है। उसी तरीके से अगर 4 × 4 की होती तो ये 4 की हो जाती। 4 की कर दी, 4 पंक्तियां हो गई और 4 ही, और इसमें एक कॉलम भी बढ़ा देंगे तो ये कॉलम भी बढ़ गया। तो इस तरीके से 4 × 4 का मैट्रिक्स हो गया। तो कहने का मतलब है कि जब भी अपन विकर्ण अवयव की बात करेंगे, जब भी अपन विकर्ण अवयव की बात करेंगे तो सबसे पहले अपन को एक वर्ग अवयव बनाना या लेना पड़ेगा। एक वर्ग अवयव होगा, उसी को अपन विकर्ण अवयव साबित कर सकते हैं। दूसरे किसी भी अवयव को अपन विकर्ण अवयव नहीं बता सकते। अब क्यों? एक वर्ग अवयव ही क्यों लेना है? क्योंकि वर्ग अवयव के अंदर ही विकर्ण बनेगा। सिर्फ एक वर्ग अवयव के अंदर ही विकर्ण बनेगा। बाकी इसमें क्या बोला है कि एक वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाएगा कब? जब उसके विकर्ण के अतिरिक्त से सभी अवयव शून्य हो। मतलब कि मैंने एक 3 × 3 की मैट्रिक्स ले ली। मैंने क्या लिया? एक 3 × 3 की। ये कौन सी मैट्रिक्स है? वर्ग मैट्रिक्स। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे m और n दोनों की वैल्यू कितनी है? बराबर है। जब भी m और n की वैल्यू समान होगी वो अवयव वर्ग अवयव कहलाएगा। चलो मैंने इसका नाम दे दिया। मुझे नहीं पता है कौन कौन से अवयव है। मैंने A11, A12, A13, A21, A22, A23 नाम देने आपको आते हैं। पहले पंक्ति का नंबर और फिर कॉलम का नंबर। A31, A32 और A33। ये आपका एक वर्ग अवयव है। क्या है ये? वर्ग अवयव। अब इसको विकर्ण अवयव बनाना है। क्या बनाना है आपको? वर्ग अवयव से क्या बनाना है आपको? विकर्ण अवयव।
देखो वर्ग अवयव से विकर्ण अवयव कब बनेगा? वर्ग अवयव है, इस वर्ग अवयव को अपन को विकर्ण अवयव बनाना है तो कब बनेगा? इसने बोला है कि जो ये विकर्ण के है, यही है विकर्ण, ये विकर्ण है, ये विकर्ण के अवयव है 1 2 3। इसके अतिरिक्त बाकी सब क्या हो जाए? शून्य हो जाए। बाकी सब क्या हो जाए? शून्य। तो मैंने सबको बाकी को शून्य बना दिया। इसको मैंने नंबर 1 दे, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया। कोई भी वैल्यू दे दो, कुछ भी आ सकती है। मतलब ये जीरो के अलावा कुछ भी होंगे, ये तीनों है, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। मैंने 1 2 3 दे दिया, बाकी को सबको जीरो। इसको जीरो बना दिया, इसको जीरो बना दिया, इसको भी जीरो बना दिया, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। बाकी सबको मैंने क्या बना दिया? जीरो। तो ये वर्ग अवयव से विकर्ण अवयव बना। कैसे बना? सिर्फ डायगोनल जो विकर्ण है उसके अतिरिक्त बाकी सभी को अपन ने क्या बना दिया? शून्य। तो इसको लिखने का तरीका, माना कोई मैट्रिक्स ए है, वो विकर्ण मैट्रिक्स कहलाएगी, विकर्ण अवयव कहलाएगी, जो क्या है? m इंटू एन की है। m इंटू एन का मतलब दोनों m और n की वैल्यू बराबर, और ये क्या है? एक वर्ग मैट्रिक्स। कब विकर्ण मैट्रिक्स कहलाएगी? जब a i j, जब a i j का मतलब क्या है? a i j का मतलब सारे अवयव है। a i j जीरो होंगे। कब होंगे जीरो? जब i नॉट इज इक्वल्स टू j। जब i और j की वैल्यू बराबर नहीं होगी तब एलिमेंट जीरो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे i और j दोनों बराबर है 1 1, ये जीरो नहीं होगा। 2 2 दोनों बराबर है, जीरो नहीं होगा। 3 3 दोनों बराबर है, जीरो नहीं होगा। देखो 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 और 3 2, सबके अंदर i और j की वैल्यू अलग अलग है। जब i और j की वैल्यू अलग अलग होंगी तो ये क्या कहलाएगा? आपका विकर्ण मैट्रिक्स। क्या होगा विकर्ण मैट्रिक्स? कोई मैट्रिक्स A है, m इंटू एन का है, लेकिन इसमें a i j बराबर जीरो। कौन सा होगा a i j जीरो? जब i बराबर j नहीं होगा। मतलब जिसमें i और j की वैल्यू बराबर नहीं होंगी वो सारे अवयव क्या हो जाएंगे? जीरो। तो बचते कौन से हैं? डायगोनल वाले, विकर्ण वाले अवयव बचते हैं, क्योंकि विकर्ण वाले अवयव में i और j दोनों की वैल्यू क्या क्या है? बराबर बराबर है। तो इस तरीके से विकर्ण मैट्रिक्स आपकी डिफाइन होती है। इसको आप वीडियो को पॉज करके और नोट डाउन कर सकते हो। पांचवा प्रकार पढ़ते हैं अपन। पांचवा प्रकार है आपका अदिश अवयव। अदिश अवयव क्या होता है? डेफिनेशन पढ़े कि एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि उसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं। एक विकर्ण अवयव, पहले बोला कि अदिश अवयव पढ़ने के लिए आपको पहले विकर्ण अवयव लेना पड़ेगा। एक विकर्ण अवयव, और बताइए विकर्ण अवयव क्या होता है? सबसे पहले कोई एक विकर्ण अवयव क्या होता है? कोई m इंटू एन की कोई मैट्रिक्स होती है जिसमें m और n क्या होते हैं? बराबर। क्यों होते हैं? क्योंकि विकर्ण अवयव बनता कब है? जब अपने पास में क्या हो? वर्ग मैट्रिक्स हो। वर्ग मैट्रिक्स का मतलब होता है m और n की वैल्यू बराबर। मतलब ये 3 इंटू 3 की होगी, तो ये अगर 3 होता है ये भी 3, ये 4 है तो ये भी 4, पहली कंडीशन। फिर दूसरा बोला है कि अदिश अवयव पढ़ने के लिए आपको पहले विकर्ण अवयव पढ़ना पड़ेगा। तो विकर्ण अवयव के अंदर क्या होता है? विकर्ण के सारे अवयव कुछ ना कुछ होते हैं, बाकी सब जीरो होते हैं। तो मैंने दे दिया 1 2 3, पहले वाले उदाहरण लेते हैं अपन, इनके तो मैंने नंबर दे दिया, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? जीरो। तो ये आपका क्या है? विकर्ण अवयव है ना। ये क्या है आपका? विकर्ण अवयव। अब विकर्ण अवयव को लिखा कैसे था अपन ने? कि कोई भी अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है ना। कब कहलाएगा? जब a i j जीरो हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब i नॉट इज इक्वल्स टू j। जब i और j की वैल्यू बराबर नहीं होगी तब वो अवयव जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे सब जगह i और j की वैल्यू बराबर नहीं थी, इसलिए ये सारे क्या हो गए थे? अपने जीरो। ये तो है विकर्ण अवयव। अब विकर्ण अवयव से अपन को बनाना क्या है? अदिश अवयव। क्या बनाना है? अदिश अवयव। अब ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। एक विकर्ण अवयव, मतलब ये एक विकर्ण अवयव है, अदिश अवयव कहलाएगा। अदिश अवयव बन जाएगा। कब बनेगा? यदि उसके विकर्ण के अवयव समान हो। मतलब कि ये है अपना विकर्ण। अब विकर्ण के अंदर क्या बोला है कि सारे के सारे अवयव क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। यहाँ पे समान है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तीनों अलग अलग है, मतलब समान नहीं है। समान नहीं है तब तक तो ये विकर्ण अवयव है। लेकिन यही विकर्ण अवयव अगर ये सारे सेम हो जाए तो क्या बन जाएगा? विकर्ण से अदिश बन जाएगा। तो बस वही लिखना है, बाकी सारे अवयव तो जीरो होंगे इसके।
ये सारे तो अवयव जीरो हैं, बस इनके मान है। लेकिन यहाँ पे विकर्ण अवयव के अंदर तो इनका कुछ भी मान हो सकता है, लेकिन अदिश अवयव में क्या बोला है, इनका कोई न कोई मान होगा। तो मैंने इनको नंबर दे दिया के का मतलब कुछ भी हो सकता है, ये 1 है तो ये भी 1, ये भी 1, अगर ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, अगर ये 3 है तो ये भी 3, ये भी 3, इस तरीके से, है ना। तो 1 2 3 नाम ना देकर मैंने इनको क्या नाम दे दिया, के का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट। के का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। तो मतलब कांस्टेंट है कोई भी, सबका सेम है, सबका क्या है, सेम। अगर ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, ये 9 है तो 9 9 9, ये 8 है तो 8 8 8, इस तरीके। ये अगर मैंने बोला -4 है तो ये भी -4 होगा, ये भी -4। तो अब समझ में आया अदिश अवयव क्या होता है। कोई विकर्ण अवयव अदिश अवयव कब बनता है, जब विकर्ण अवयव के अंदर तो क्या होता है, बाकी सारे तो जीरो होते हैं, लेकिन विकर्ण के अवयव जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, कुछ न कुछ तो होते हैं, इनके मान होते हैं कुछ न कुछ, ये कभी शून्य नहीं होते, लेकिन इनके कुछ न कुछ मान होते हैं पर वो अलग होते हैं। लेकिन अदिश अवयव के अंदर क्या होता है कि ये बाकी सब तो जीरो होता है, लेकिन विकर्ण के अंदर जो भी होंगे उन सब के मान कितने होंगे, बराबर। जितने भी अवयव है उन सभी अवयवों के मान जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर। तो ये बन जाएगा अदिश अवयव। तो इसको लिखने का तरीका सेम, पहले तो विकर्ण अवयव की तरह ही लिख दो, AIJ इज इक्वल टू ये M × N, इस तरीके से लिखा, जहाँ पे AIJ 0 है, कब है, जब I की वैल्यू J के बराबर नहीं है। यहाँ पे सब जगह 0 हो गया क्योंकि I और J बराबर नहीं है, और जहाँ पर I बराबर J है, AIJ बराबर K हो जाएगा। AIJ बराबर K कब होगा, K जब I की वैल्यू J के बराबर है। जब जब I J बराबर होंगे, यहाँ पे देखो ये 1 1 है, ये 2 2 है और ये 3 3 है, I J बराबर I और J बराबर। तो जहाँ जहाँ I और J बराबर होंगे वहाँ पे उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, K। यहाँ पे जहाँ जहाँ I और J की वैल्यू बराबर थी, यहाँ पे कोई न कोई मान था, कुछ ना कुछ, x रख दो, कुछ ना कुछ मान था, और सब अलग थे। क्या थे, अलग, फिक्स नहीं था। x का मान वेरिएबल है, यहाँ पे कुछ भी, सब अलग अलग है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या हमेशा के कांस्टेंट रहेगा। इसलिए इसके अंदर ये नहीं लिखते अपन, विकर्ण मैट्रिक्स जब भी लिखते हैं तो ये लाइन नहीं लिखते हैं, लेकिन जब अदिश मैट्रिक्स लिखेंगे तो उसके अंदर ये लाइन ऐड कर देंगे। इस तरीके से अदिश विकर्ण से आप अदिश को पढ़ सकते हो। तो अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, स्तंभ अवयव, फिर पढ़ा पंक्ति, फिर पढ़ा वर्ग। स्तंभ और पंक्ति तो अलग ही है पूरा, इसके अंदर एक स्तंभ होती है, इसके अंदर एक पंक्ति होती है। वर्ग पढ़ा था जिसके अंदर पंक्ति और स्तंभ की वैल्यू सेम सेम होती है ना। फिर वर्ग से ही अपन ने पढ़ा था विकर्ण, ऐसे ही याद रखना है, एक वर्ग मैट्रिक्स ही विकर्ण मैट्रिक्स बन सकता है, और विकर्ण से क्या बना, अदिश। ठीक है, विकर्ण मैट्रिक्स है वो ही अदिश बन सकता है, मतलब अदिश के अंदर वर्ग मैट्रिक्स और विकर्ण मैट्रिक्स दोनों आनी चाहिए, तो बन गया अदिश। अब इसके आगे अपन पढ़ेंगे तत्समक और फिर पढ़ेंगे शून्य। ये दो अवयव और बनते हैं, एक तो होता है तत्समक अवयव और एक शून्य अवयव। इन दोनों के बारे में यहीं पे जानकारी दे देती हूँ। तत्समक अवयव क्या होता है, तत्समक अवयव वो अवयव होता है जिसके अंदर विकर्ण के सारे अवयव जो होते हैं वो एक हो जाते हैं। क्या मतलब कि इसकी डेफिनेशन लिखवा दूंगी, अभी इसको यहीं पे समझ लो तुम, ठीक है। तत्समक अवयव, तत्समक अवयव का क्या मतलब हो गया कि बाकी तो सारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो डायगोनल के, जो मैट्रिक्स, जो विकर्ण के अवयव है वो सब क्या हो जाएंगे, एक। तो इसको बोलेंगे तत्समक अवयव। जब भी विकर्ण के सारे अवयव क्या हो जाएंगे, एक, तो उसको बोलेंगे तत्समक अवयव। इसको ऐसे लिखते हैं, AIJ जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब I और J की वैल्यू बराबर। जब जब I और J की वैल्यू बराबर होगी, उसकी वैल्यू, जैसे यहाँ पे तो अपन ने कांस्टेंट रख दिया था, 2 3 4 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5, यहाँ पे फिक्स है कि एक ही रहेगा, फिक्स है, तो इसको बोलेंगे अपन तत्समक अवयव। इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइडेंटिटी, I से डिनोट करते हैं इसको हमेशा। I, जब भी I की बात करेंगे तब अपन बोलेंगे तत्समक अवयव। चलो लिखा ही देती हूँ, इसके बारे में डिटेल में ही पढ़ लेते हैं क्या होता है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है, तत्समक अवयव कि एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं तथा से सभी अवयव शून्य हो जाते हैं, तत्समक अवयव कहलाता है। वही बात है, अपन ने जैसे अदिश अवयव पढ़ा, अदिश अवयव के अंदर क्या पढ़ा था, बाकी सब तो जीरो, बाकी सब तो क्या होता है, जीरो, लेकिन इनका कोई न कोई वैल्यू होती है और वो हमेशा क्या होती है, बराबर। तब तो हो गया, जब शुरू से पढ़ते एक बार। विकर्ण अवयव तो क्या होता है, जिसमें इनका कुछ ना कुछ मान होते हैं, लेकिन सब डिफरेंट मान होते हैं, सब अलग अलग होते हैं, वो हो गया विकर्ण अवयव। फिर अदिश की बात करोगे तो सबके क्या होंगे, सेम सेम मान होंगे। अगर ये 2 है तो 2 2 2
5 है तो 5 5 5, 6 है तो 6 6 6, इसलिए अपन इनको के नाम दे दिया था। उसी प्रकार अगर अपन तत्समक की बात करेंगे तो तत्समक में क्या होगा, ये हमेशा 1 रहेगा। क्या रहेगा? 1, 1। जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 हो वो अवयव तत्समक अवयव कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक अवयव। आइडेंटिटी की वजह से इसको आई से डिनोट करते हैं। इसको किससे लिखते हैं? आई से। आपके आगे क्वेश्चन आएंगे 11th में 12th में कि आई क्या है, मतलब कि एक कोई भी आई मैट्रिक्स दी है और बोल दिया कि वो 2 इंटू 2 की है, तो आपको कुछ नहीं करना। 2 इंटू 2 की मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर R1 और R2 होगा, कॉलम 1 और कॉलम 2 होगा। इस तरह की मैट्रिक्स कौन सी होगी, कैसी होगी? 1 होगा बाकी 0। मतलब वर्ग मैट्रिक्स तो है ये। कैसे है? क्योंकि इसके अंदर m और n की वैल्यू कितनी है? 2 और 2, मतलब वर्ग मैट्रिक्स है। वर्ग मैट्रिक्स के अलावा विकर्ण बन गया। विकर्ण के अंदर क्या बोला है? ये भी 1 और ये भी 1। एक अपन को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है 2 इंटू 2 की, तो ये बन गई 2 इंटू 2 की, जिसके अंदर विकर्ण के तो अवयव 1 1 कर दिए, बाकी अपन ने कर दिए 0 0। ऐसे ही अगर बोलूँ कि कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई जो 3 इंटू 3 की है, तो आप कैसे बनाओगे? बस बनाने का तरीका वही है। क्या है तरीका? कि अपन को 3 इंटू 3 की बनानी, मतलब 3 तो रॉ बनानी और 3 ही कॉलम बनानी है, बाकी सब 0 बनाना है। तो 3 इंटू 3 की तो ऐसी बनेगी 1 1 1, बाकी सब क्या कर देने अपन को? 0। वही बोलूँ 4 इंटू 4 की बनानी है। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है 4 इंटू 4 की, तो कैसे बनाओगे? 4 कॉलम होने चाहिए और 4 ही रो होनी चाहिए। तो 1 2 3 4, ठीक है, बाकी सब 0। इसके सारे अवयव 0, इसके सारे अवयव 0, इसके भी सारे अवयव 0 और इसके भी सारे अवयव 0। देखो 1 2 3 4, 4 रो है, 4 ही कॉलम है, लेकिन जो ये विकर्ण बन रहा है, ये विकर्ण हमेशा क्या रहेगा? 1 1 1 1, बाकी सारे अवयव 0। तो अब समझ में आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब। जब भी आई की बात करेंगे तो वहाँ पे हमेशा कोटि का पता होगा कि कोटि कितने, कौन से कोटि की है। 2 इंटू 2 की है, 3 इंटू 3 की है, 4 इंटू 4 की है, कौन सी है? जब कोटि पता होगी तो अपन मैट्रिक्स को आराम से बना लेंगे। क्या है? सिर्फ मैट्रिक्स में विकर्ण के जो है, विकर्ण के अवयव है वो हमेशा क्या रहेंगे? 1 1 और 1, इसलिए इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आ जाओ लास्ट वाला प्रकार है अपन का 7वां, शून्य अवयव, 0 मैट्रिक्स। नाम से ही पता चल रहा है 0 मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया? कोई भी अवयव, एक अवयव शून्य अवयव अथवा रिक्त अवयव कहलाता है। शून्य और रिक्त दोनों का एक ही मतलब हुआ, शून्य अवयव या रिक्त अवयव कहलाता है। कब? यदि उसके सभी अवयव, यदि उसके सभी अवयव शून्य हो। बस ये तो सबसे इजी था। क्या? एक कोई भी अवयव है शून्य अवयव कहलाता है। देखो 2 इंटू 2 की बनानी है अगर मेरे को, तो क्या बनाऊंगी? 0 0 0 0। अगर 3 इंटू 3 की बनाऊंगी तो क्या बनेगी? 0 0 0 0 0 0 0 0। सारे के जितने भी अवयव होंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे? 0। 4 की बनानी है तो 4 कॉलम और 4 रो बनानी है और बाकी सारे अवयवों को क्या बना देना है? 0। तो इस तरीके से आपके 7 प्रकार हो चुके हैं। 7 ही प्रकार अपन ने पढ़ लिए हैं कि अवयव में कौन कौन से प्रकार होते हैं और उनको किस किस तरीके से अपन लिख सकते हैं। अब अवयव को देख के अपन पता लगा सकते हैं कि ये कौन से प्रकार का अवयव है। मैट्रिक्स के अंदर आपका नेक्स्ट टॉपिक है अवयवों की समानता। अवयवों की समानता इंग्लिश में बोलेंगे इक्विलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब कि कोई भी अवयव दे रखे हैं तो उनके अंदर समानता। समानता का मतलब क्या हो गया कि कोई भी 2 अवयव है, ए आई जे ले लो, एक ले लो बी आई जे। मतलब कहने का मैंने माना कोई एक अवयव लिया है जिसका नाम ए आई जे है और एक कोई दूसरा अवयव लिया जिसका नाम है बी आई जे। नाम दे दिया मैंने, बस ये तो सारे अवयव है और ये नाम है। तो बोला है कि 2 कोई भी अवयव है उनकी समानता का मतलब कि ये 2 अवयव बराबर कब होंगे, बराबर कब होंगे। तो समझने के लिए बस इतना ही है, इसके अंदर कुछ नहीं है। ए बराबर बी कब कहेंगे, इस टॉपिक का मतलब बताना ये चाहता है या कहना ये चाहता है कि
अवयव की समानता, दो अवयव दे रखे तो इन दोनों अवयव को बराबर कब कहेंगे? क्या रीजन होगा कि इन दोनों को अपन बराबर कहेंगे? और बराबर कहने से होगा क्या? बराबर कहने से होंगे क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन आएंगे, आपको ये कंडीशन दे रखी होगी और फिर कुछ भी किसी भी एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछा, आगे सवाल आएंगे, सवाल से पता चल जाएगा। लेकिन अभी पढ़ते हैं कि दो अवयव बराबर होते कब है, कब अपन दो मैट्रिक्स को इक्वल कहेंगे। देखिए, जब भी कोई दो मैट्रिक्स बराबर होंगे तो उनके लिए अपने पास में क्या शर्त है, वो शर्त पढ़ते हैं कि दो अवयव ए आई जे, पहली अवयव है ए आई जे और दूसरी है बी आई जे, दो अवयव ए आई जे तथा बी आई जे समान कहलाते हैं। अपन समानता पढ़ रहे हैं तो समान कहलाएंगे या बराबर कहलाएंगे, कब कहलाएंगे? यदि उनकी कोटियां समान हो। कोटियों का मतलब m इंटू एन। मैंने बोला अगर ये 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, अगर A क्या है 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स है तो B भी 2 इंटू 3 की होनी चाहिए। B भी क्या होनी चाहिए? 2 इंटू 3 की। अगर A जो है वो 3 इंटू 2 के मैट्रिक्स है तो B भी क्या होनी चाहिए? 3 इंटू 2 की। तो क्या हो जाएगी? कोटियां समान हो जाएगी। तो बस यही है कि एक तो उनकी क्या होनी चाहिए? कोटियां समान होनी चाहिए तथा A का प्रत्येक अवयव B के संगत अवयव के समान हो। मतलब कि A के अंदर जितने भी अवयव होंगे वो B के संगत अवयव, मतलब अगर इसका A11 लूँ, अगर मैं A का A11 लूँ, संगत अवयव का मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसका 11 लूँ तो B का भी मैं क्या लूँ? 11 ही लूँ। तो बोल रहा है कि संगत अवयव बराबर होने चाहिए। अगर इसका 11 2 है तो इसका भी 11 2 होना चाहिए। अगर इसका A12 मतलब दूसरा अवयव 3 है तो इसका B12 जो होगा वो भी 3 होगा, ये मतलब है। तो बोला कि A का प्रत्येक अवयव B के संगत अवयव, संगत अवयव का मतलब समझे? अगर 11 ले रहे तो 11 ही लेना है, 12 ले रहे तो 12 ही लेना है। संगत अवयव के समान हो अर्थात I तथा J के सभी मानों के लिए AIJ इज इक्वल्स टू BIJ हो। मैंने बोला मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 की है ना, 2 इंटू 2 की है, 2 रो है और 2 ही कॉलम है, 2 इंटू 2 की है। तो B इसके बराबर कब होगी? जब सेम है, वो भी 2 इंटू 2 की होनी चाहिए, तो मैंने ये भी 2 इंटू 2 की बनानी है। फिर बोला है कि संगत अवयव बराबर होने चाहिए। ये A11 है तो ये B11 है, तो संगत अवयव बराबर मतलब ये 2 है तो ये भी 2, ये 3 है तो ये भी 3, ये 4 है तो ये भी 4, ये 5 है तो ये भी 5। तब A क्या कहलाएगा? B के बराबर। तब क्या कहलाएगा? मानो कोई दो मैट्रिक्स दे रखी है और के बोल रहे कि देख के बताओ A बराबर B है या नहीं है, तो पता चल जाएगा आपको। पहले तो अपन को क्या देनी है कि उनकी कोटियां बराबर है कि नहीं है। अगर कोटियां बराबर हो जाती है तो उसके बाद में अवयव देखना है कि क्या ये 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, इसका मतलब A बराबर B है। क्या बोला? I तथा J के सभी मानों के लिए AIJ बराबर BIJ। मतलब कि देखो इसका A11 I और J 1 और 1, ठीक है। मतलब अगर इसका 1 1 ले रही हो तो इसका भी 1 1, इसका 1 2 ले रही हो तो इसका भी 1 2, इसका 3 2 ले रही हो तो इसका भी 3 2, इस तरीके से लेना है। तो मैंने इसका अगर 1 1 लिया है A11 और इसका मैं B11 लूँ, क्या A11 और B11 बराबर है? A11 2 है, B11 2 है। अगर मैं A12 की बात करूँ, A12 कितना है? 3। अगर मैं B12 की बात करूँ, इधर 1 2 ले रही थी, इधर भी 1 2 ही लेना है। 1 2 ये रहा, ये 3 है। मैंने बोला A21 यहाँ पे कितना है? 4। यहाँ पे B21 देखो कितना है? 4। यहाँ पे A22 कितना है? 5। यहाँ पे B22 कितना है? 5। मतलब संगत अवयव समान होने चाहिए और कोटियां बराबर होनी चाहिए। जब भी कोटियां बराबर होगी और संगत अवयव समान होंगे तो उन मैट्रिक्स को अपन क्या बोलेंगे? समान मैट्रिक्स या बराबर मैट्रिक्स। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? A बराबर B। मानो कोई दो और मैट्रिक्स C और D है तो लिखेंगे C बराबर D। बस ये बराबर का निशान लगाना है, ठीक है। आगे देखो, इसी के 2 एग्जाम्पल तुम्हारे बुक के अंदर है, बस वो एग्जाम्पल कर लेने, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, प्रश्नावली स्टार्ट हो जाएगी। प्रश्नावली करेंगे अपन अगले वीडियो में। अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी आज के एग्जाम्पल देखने के बाद। देखिए एग्जाम्पल है कि कोई आपकी बुक के अंदर ये वाला एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल बोल रहा है कि हाँ एक चीज़ यहाँ पे दे दी है, तो कंडीशन ये कि आपको दो मैट्रिक्स दे रखी है X Y Z A B और C।
ये दे दिया नाम इन्होंने। दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है ये -1.5 0 2 √6 3 और 2। फिर इसने बोला है कि यदि a और b बराबर है, तो पहले ही बोल दिया कि a और b क्या है, बराबर मैट्रिक्स है, समान मैट्रिक्स है, तो x y z a b c के मान निकालो। फाइंड x y z a b और c। कंडीशन क्या दे रखी है कि a बराबर b है। a बराबर b का मतलब अपने पढ़ा था, a बराबर b का मतलब क्या होता है कि कोटि समान होती है। देख लो कोटि समान है क्या, ये कितने, ये तीन तो रो है, 2 कॉलम है, तो ये 3 × 2 की मैट्रिक्स है। इसने दे रखा है कि बराबर है, संतुष्टि के लिए चेक कर लोगे क्या बराबर है। R1 R2 R3 कॉलम 1 कॉलम 2, तो 3 × 2 ये भी है, तो कंफर्म हो गया कि एक तो ये कोटियां बराबर है। अब कंडीशन दे रखी है कि a बराबर b है। a बराबर b का क्या मतलब हुआ, इसका a11 इसका b11 बराबर 1 2 बराबर होंगे 2 1 2 1 2 2 2 2 3 1 3 1 3 2 3 2 बराबर होंगे। तो बस लिखना है x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x क्या है 1 1 वाला है, 1 1 वाला ये है, x की वैल्यू -1.5। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। z की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। संगत अवयव बराबर ही तो करना है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a मतलब ये √6। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b ये रहा 3, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। क्यों हुई, अपन ने ये वैल्यू कैसे लिख दी, क्यों लिखी, क्योंकि अपन को पहले ही बोल रखा है a बराबर b है। अगर ये बोला नहीं हुआ होता तो बोलते अगर ये 2 मैट्रिक्स है बोलो क्या बराबर है, तो कोटियां तो बराबर है, लेकिन ये तो कोई ABCD में नाम दे रखे, ये संख्या दे रखी है, बराबर कैसे होती। अपन को अगर पूछा जाता है क्या ये बराबर है, तो अपन बोलते नहीं है, लेकिन पहले ही बोल दिया कि बराबर है, तो आपको मान निकालना है। मतलब x की जगह पे आप क्या लिखोगे -1.5, y की जगह पे क्या लिखोगे 0, z की जगह पे 2, a की जगह √6, b की जगह 3 और c की जगह 2, सब मान रखोगे तो दोनों मैट्रिक्स बराबर हो जाएगी। इस तरीके के सवाल है। इसका एक और सवाल है, आप करना, आपसे हो जाएगा। मैं डालती हूँ एज अ होमवर्क डाल रही हूँ, ठीक है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, एग्जाम्पल ही है बुक का, नहीं समझ में आए तो बुक से देख लेना। देखो ये बोल रहा है, सवाल है कि 2 मैट्रिक्स a और b है और कंडीशन ये है कि a बराबर b है, तो यदि a बराबर b है तो क्या निकालना है अपन को, x y और z, x y और z की आपको क्या निकालनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब a11 को 1 1 की जगह रखेंगे, 2 2 को 2 2 के बराबर जब बराबर रखेंगे तो पक्षांतरण करके x y और z की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका होमवर्क है, नोटबुक के अंदर करना। बाकी सारे जो भी आपको मैथ्स के अंदर पढ़ाया गया है उसको आप वीडियो को पॉज करके और उसको नोट डाउन करना कॉपी के अंदर, ठीक है।